चुनाव बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक समीकरण भी लगातार बदलते जा रहे हैं। कल ही जैसे रविंदर रैना जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी को, उनको नौशहरा से लड़ाने का फैसला किया, विनोद गुप्ता को जो एसटी की टिकट है रिजर्व राजौरी वहां से लड़ाने का, तारिक हमीद करार को भी कश्मीर से टिकट दिया गया, श्रीनगर से टिकट दिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अगर कश्मीर की बात करें, वहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राम माधव का नाम लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इनके पुराने रिलेशन है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी संपर्क में है बीजेपी के, जबकि पीडीपी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले भाजपा से अगर किसी ने हाथ मिलाया था तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने और भी संगीन आरोप लगाए कि कोटा को यहाँ पर क्या और स्वायत्तता के प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डालने के बाद भी वो सत्ता के साथ रहे, सरकार के साथ बने रहे। ये दोनों का गणित है। दूसरी ओर जो विकल्प बनने का प्रयत्न कर रहे थे, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अल्टरनेट बनने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसमें अपनी पार्टी भी है, जिसमें पीसी भी है, जिसमें गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी है, अब वो भी उन्हीं की लाइन टो कर रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये गठबंधन चलेगा और कितना मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोक पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो गठबंधन है, ये मजबूती का संकेत है या मजबूरी का? क्योंकि तारिक हमीद खुद भी कहते हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां रही। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि टिकट नहीं मिलने वाले कार्यकर्ता नाराज हैं, और दूसरी ओर जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार हमले बोल रही है, और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह भी खुलकर के सामने आ रही है। लोग नाराज होकर के पार्टी छोड़ भी रहे हैं, कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, कुछ लोग चुनौती दे रहे हैं, कुछ लोग पार्टी में रहकर के ही अपने उम्मीदवार को हराने की बात कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी नतीजे बड़े ही दिलचस्प होंगे और चौंकाने वाले होंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। गठबंधन मजबूत है या मजबूर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट में यहाँ पर सुरजीत मनाज जी हैं। मनाज साहब, आपका स्वागत है। आप राकेश पंत जी हैं, आप भाजपा से, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट विलक्षण है मेरे साथ, पैंथर्स पार्टी भीम सिंह से ताल्लुक रखते हैं, और राजीव श्राफ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। हम शुरुआत राकेश पंत जी से करेंगे। राकेश जी, ये गठबंधन जो है मजबूती है या मजबूरी है? नहीं, किस गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है पहले इनसे पूछा जाना चाहिए था कि ये मजबूरी है कि मजबूती है। लेकिन हम फ्रॉम द डे वन यहाँ जैसे ही और पीछे संसदीय चुनाव ले लीजिए, हमने तब से ही कहा है कि ये लोग इंडी गठबंधन के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। पहले भारतवर्ष के लोगों को धोखा दिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, और अब खुलकर इनकी बयानबाजी जो है वो सबके सामने आ रही है कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा बेटी की सुपुत्री है इल्तिजा मुफ्ती, मेरे ख्याल उन्होंने ये कहा कि हमारी कुछ मजबूरियां, और उसके बाद ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाने ये लोग मिले हुए हैं। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी भी मजबूरियां, वरना कांग्रेस के साथ हम लोग जो है वो समझौता नहीं करते। तो ये अपने लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो जानती है कि 1987 से लेकर जब यहां पर आतंकवाद पनपा, ये लोग भाग खड़े हुए यहां से इंग्लैंड में, और वो लोग आज जम्मू कश्मीर में एक बाइबल ऑप्शन देने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता का भरोसा ये लोग जीत पाएंगे और दोबारा यहां पर सरकार बना पाएंगे। सब जानते हैं, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में 50 पार, और यहां के जो नागरिक हैं उनके आशीर्वाद से यहां पर सरकार बनाने जा रही है। चलिए पंत जी, मैंने सवाल इसलिए पहले आपसे पूछा था क्योंकि आपकी अंतर्कलह भी जग जाहिर है। मैंने कहा इस गठबंधन को मजबूती से देखते हैं आप या मजबूरी से देखते हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल। लेकिन अब मैं मनाज साहब से जानना चाहूँगा। मनाज साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी मजबूरियाँ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये स्टेटमेंट है टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, फिर वो कौन सी मजबूरी थी जिससे आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया? विनोद जी, देखिए, मजबूरी कोई नहीं थी और ना ही है। तो ये जो मजबूरी ये है कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी बरगला रही है। अब इन्हें पता है ये इंडिया गठबंधन ऑलरेडी पहले था, इसमें मजबूरी वाली कौन सी बात है? निराशा होती है कुछ वर्करों में जबकि सीट नहीं मिली जाती, निराशा होती है जब उसको बांटना होता है।
वो हमारा अंदरूनी मसला है, हम उसको हल कर लेंगे, कोई इतना नहीं है। इनकी तरह लोग भाग नहीं रहे, जहाँ जहाज डूबता है ना तो चूहे भागना शुरू कर देते हैं। इनकी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह चूहों की तरह भाग नहीं रहे हम वहां पे डट के खड़े हैं। और इनको भी पता है कि इनको टक्कर अब मिल रही है, अलायंस होने से इनको टक्कर मिल रही है, तो इसके कारण ये घबराए हुए, परेशान हुए और इल्जाम कर रहे हैं। इल्जाम से कुछ नहीं होगा। आप मुद्दों पे, मैं बार बार यहां पे कहता हूं, मुद्दे बताएं किन मुद्दों पे बीजेपी लड़ना चाहती है जी, वो मुद्दे सामने लाएं। आज तक ये अपनी मैनिफेस्टो को सामने नहीं ला रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो तो आपने भी जारी नहीं किया है। नहीं, आपका हो गया, कांग्रेस ने जारी नहीं किया। हमारा हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है और लोगों की सहूलतों के लिए मैनिफेस्टो। इनकी तरह मैनिफेस्टो नहीं है कि अभी तक तैयार ही नहीं हो रहा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही है। अभी ये संभालने में लगे हुए हैं, जो चूहे भाग रहे हैं उनको संभालने में लगे हुए हैं। तो ये इनको खुश होने दीजिए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये खुश रहें अपनी जगह, तो इसी ढंग से रहेंगे। और जब 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो अब इन्हें पता लगेगा कि जमीन खिसक गई है। चलिए मनाज साहब ने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है। लोगों को तब सहूलियत होगी जब पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी, पत्थरबाजों को जेलों से छोड़ा जाएगा, पीएस से हटाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जमशेद मलिक राजौरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है, नौशहरा और राजौरी एसटी सीट से एक जगह विबोध गुप्ता को, जो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं वो हैं, और दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष को उतारा है। जमशेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी। जी जमशेद, क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? नौशहरा से एक मरतबा फिर सुरेंद्र चौधरी और रविंदर रैना के बीच में मुकाबला होगा। बिल्कुल विनोद जी, मुकाबला उसमें भी कड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां तक अगर बात करें इस बार जो डिलिमिटेशन हुई उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ। जहां नौशहरा को बिल्कुल अलग कर दिया सुंदरबनी से, इस बार मुकाबला जरूर कड़ा देखने को मिल सका है। क्योंकि जहां तक सुरेंद्र चौधरी की बात करें वो लोकल हैं नौशहरा के, और जहां तक रविंदर रैना जी की बात करें वो सुंदरबनी इलाके से आए, और सुंदरबनी को बिल्कुल कट कर दिया गया इस बार नौशहरा के साथ बनाई गई है। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। मगर जहां तक हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां कल रविंदर रैना जी ने कल पहले अपनी रैली वहां की, अपना प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की, उसके पहले अगर हम बात करें सुरेंद्र चौधरी जी की, तो उन्होंने अपने जब नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे तो एक बड़ी संख्या के साथ वो वहां पहुंचेंगे। वहां का मुकाबले की जहां तक हम बात करें, वहां भी मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। खास करके राजौरी पहुंचा कर दोनों जगह की हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी जगह नाराजगियां, और नाराजगियों के बीच एक पार्टी में नहीं, बल्कि हम जहां कांग्रेस के अंदर नाराजगी देखने को मिलती है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी नाराजगी देखने को मिलती है, वहीं भाजपा के अंदर भी सीटों को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इन चीजों का जो रिजल्ट 8 तारीख को आएगा उसके बाद ही पूरी तरह साफ कर पाएंगे कि क्या जो लोग नाराज थे उन्होंने पार्टी के लिए काम किया या पार्टी के खिलाफ काम किया। विनोद जी, देखिए, राजौरी ईस्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो एसटी के लिए रिजर्व थी, और पहली मर्तबा एसटी को राजनीतिक आरक्षण दिया जा रहा है। वहां से विबोध गुप्ता का उतारना कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल विनोद जी, जहां तक एसटी की बात करें, पहले एसटी में थी और भाजपा ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया, उसके बाद ये सभी लोग एसटी में ही आए हैं। ये एक प्लस पॉइंट था भाजपा के लिए। मगर राजौरी के अंदर भी भाजपा के अंदर हमने देखा है कि कुछ ना कुछ नाराजगियां देखने को जरूर मिलती हैं। कल जहां हमने देखा कि भाजपा ने टिकट का विबोध गुप्ता के लिए ऐलान किया, उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई, जिस पोस्ट के बाद कई सवाल जरूर खड़े होना शुरू हो चुके हैं कि क्या भाजपा के अंदर भी सब ठीक चल रहा है। नहीं, क्योंकि भाजपा को लेकर राज्य के अंदर पहले ही बहुत सारे नाम थे। सबसे पहले जहां नाम आ रहा था, वहां अगर बात करें चौधरी तालिब साहब का नाम आ रहा था। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के उम्मीदवार ही 2014 में वो बने और उस वक्त इलेक्शन हार गए। उसके बाद दोबारा जब स्टार्ट हुआ तो ये सामने आने लगा कि तालिब चौधरी को दोबारा कैंडिडेट बनाया जाएगा। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात करें दिनेश शर्मा की, तो वो भी लाइन में थे। उसके बाद और कई लीडर ऐसे थे जो लाइन में जरूर खड़े थे। मगर जब ये नाम रोका गया और लेट में ऐलान किया गया, कल जिस वक्त विबोध गुप्ता का नाम का ऐलान किया गया, उसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से एक सोशल मीडिया पर एक ऐसा मैसेज दिया गया जिस मैसेज से ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा नाराजगी उनके अंदर देखने को मिली है। उसके बाद बात करें, उन्होंने लिखा अपने इस पोस्ट में, जहां उन्होंने लिखा कि हिस्ट्री रिपीट,
हिस्ट्री रिपीट उन्होंने लिखा, और हिस्ट्री रिपीट के साथ ही उन्होंने लिखा संगठन मजबूर, पार्टी मजबूर। उसके बाद कई उस सोशल मीडिया पर कई बड़े बयान लोगों की तरफ से सामने आ रहे थे, और इससे ये लग रहा है कि भाजपा के अंदर, राजौरी के अंदर भी बड़ी नाराजगी देखने को मिली। चलिए आखिरी सवाल आपसे, शाहनवाज चौधरी और जो शब्बीर खान है फॉर्मर मिनिस्टर, कांग्रेस ने उन पर दाव खेला है। बिल्कुल, शब्बीर खान की जहां तक बात करें तो वो पहले असेंबली हल्का राजौरी बनता था, अब अलग करके उसको थाना मंडी के साथ जोड़ दिया, और वहां कांटे की टक्कर हम देख सकते हैं। इस बार कांटे की टक्कर हम देखेंगे वहां पे भाजपा, पीडीपी और कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में इस बार वहां कांटे की टक्कर देखेंगे। और जो दाव खेला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, पुराने नेता थे, इस वक्त अगर बात करें राजौरी के अंदर कांग्रेस के वो पुराने चेहरे कहीं देखने को नहीं मिलते, इसलिए बिल्कुल नया चेहरा कांग्रेस ने राजौरी के अंदर लॉन्च किया, एक नौजवान को लाया। दूसरी तरफ शाहनवाज की बात करें, शाहनवाज और जहां नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस में पहले ही वहां बड़ी दरार थी, क्योंकि जहां अकरम चौधरी की बात करें, अकरम चौधरी ने थोड़ी देर पहले ही आजाद साहब की पार्टी को रिजाइन करके नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किया। और उस वक्त जहां तक ये खबर भी सामने आई थी कि मियां अल्ताफ भी नहीं चाहते थे कि सुरनकोट की सीट पर अकार्ड करके इलेक्शन लड़े, क्योंकि जहां तक अकार्ड की बात आती है, दो बड़े गुज्जर नेता हैं, दोनों एक बड़े नामी नेता हैं। जहां डीडीसी इलेक्शन में शाहनवाज ने इंडिपेंडेंट कांग्रेस की टिकट पर और कांग्रेस के ही मतलब ये डीडीसी इलेक्शन में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस लड़ाई देखी, जीता था वो। इस बार फिर दोनों मैदान में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जमीन जीरो, ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट हमें सबमिट की। अब मैं विलक्षण जी से जानना चाहूंगा। विलक्षण जी, आपका भी काफी अपना अनुभव है, सियासी अनुभव, आप इस जो गठबंधन है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये गठबंधन ना केवल मजबूरी का गठबंधन है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए, जनता के लिए विनाश का गठबंधन भी है। ये जो गठबंधन मजबूरी का कैसे है, आप ये देखिए, एक पार्टी इसमें ऐसी है जिसमें प्री 1953 स्टेटस मांगती है। प्री 1953 स्टेटस का मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इधर कोई लेना देना नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज इधर नहीं होंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने क्लियर ही नहीं करती वो आर्टिकल 370 के फेवर में है या खिलाफ है। यहां तक सवाल है आर्टिकल 370 का। ओरिजिनली आर्टिकल 370 कहता था सिर्फ आर्टिकल 1 और 370 ही J&K को अप्लाई करेंगे, रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई नहीं करता था। तो शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में डाल के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1954 कांग्रेस ने लाया। अब ये गठबंधन ये बताए कि ये ठीक ठहराते हैं एनसी वाले कि जो शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में डाला गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1954 लाके कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा हिस्सा J&K में लागू किया गया, ये इस बात पे, किस बात पे सच बैठते हैं? इनका गठबंधन किस बात का है? अगर एनसी कांग्रेस के साथ जाती है, इट मींस ये कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला को जो जेल की थी वो ठीक थी। अगर कांग्रेस इनके आगे सरेंडर करती है, इसका मतलब कि J&K में ना आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट लागू होना चाहिए, ना आर्टिकल 14 J&K कोई भी फंडामेंटल राइट लागू नहीं होना चाहिए। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप जहां तक सवाल करें, एक रीसेटलमेंट एक्ट था, एनसी ने रीसेटलमेंट एक्ट लाया, जो लोग पाकिस्तान चले गए हम उनको वापस लाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने इधर आके बयान दिया था हम इसको खत्म करेंगे। अब हमें ये बताएं, ये गठबंधन जम्मू की जनता के साथ क्या करने जा रहा है? ये पाकिस्तान से लोगों को वापस लाने जा रहा है या पाकिस्तान से जो लोग आना चाहते हैं उनको रोकने जा रहा है? तो ये गठबंधन जो है ये सिर्फ सत्ता में आने का, जबरदस्ती से घुसने का एक तरीका है, जिससे इनके जो काले कर्म है, कहीं कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो कहीं इनको जेलों की सलाखों के पीछे ना रहना पड़े। तो ये सिर्फ अपने आप को बचाने का गठबंधन। राजीव जी, आपको स्पष्ट करना होगा कि रीसेटलमेंट एक्ट को लेकर के क्या नजरिया आपका, 370-35 को लेकर के क्या नजरिया आपका, प्री 53 को लेकर के क्या नजरिया है? आपकी जमात जिससे हाथ आपने मिलाया है, जिससे लोकसभा में भी आपने हाथ मिलाया था, उसकी तो यही डिमांड है, उसके घोषणा पत्र में भी यही लिखा हुआ है। धन्यवाद विनोद जी। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, उसके बाद 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की हम हिफाजत करेंगे और उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे साथ की लगती हुई स्टेट है 371 है हिमाचल में, और ऐसी 9 स्टेटें हैं जिनको अपना स्टेट का, अपने स्टेटहुड का, अपने राइट्स का अधिकार है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के वहाँ 2 टाइम सरकार रही और कई दफ़ा पहले भी रही, तो इन्होंने 371 वहाँ क्यों नहीं तोड़ा? वहाँ के लिए क्यों नहीं, उन लोगों के क्यों नहीं इन्होंने किया? क्या हमारे ये लोग क्या इतने मजबूर हैं, इतने मजलूम हैं कि इनके हकों को इनसे छीना जाए? जो हमें महाराजा ने हक दिया था,
जो महाराजा ने हमें इसके साथ किया था, एक राइट दिया था जमीन का और नौकरी का, इन्होंने वो हक, हमारा बेसिक अधिकार छीना है, इन्होंने वायलेशन की है, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और ये यूटी बना के जो जिस तरफ से इन्होंने किया, अभी मेरे दोस्त बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 50 पार हैं, ऐसा ही गवर्नमेंट इनका 400 पार में था, लेकिन 240 में अटक गए, जिसमें अभी भी लोग कहते हैं कि 89-90 सीट्स जो डिस्प्यूट में हैं, जिसमें वो प्रॉब्लम्स का है जी। आज आपको बताऊं, लोग समझ चुके हैं भली भांति ये लीकेज की सरकार है। यहाँ पेपर पर्चे लीक होते थे, आपके आईएएस का भी आया बीच में कि आईएएस में भी कुछ भर्तियां डायरेक्ट हो रही थी। सिंपली आपसे पूछा था इनके मैनिफेस्टो से आप सहमत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने? नहीं, देखिए मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, मैं जब आपके विचार मिलते हैं तभी आप हाथ मिलाते हैं ना, ऐसी कौन सी मजबूरी है? विचार मिलते हैं तभी हाथ मिलाते हैं। सेकुलर आपके विचार मिलते हैं क्या? देखिए, फिरका परस्त ताकतों को रोकने के सेकुलर को इकट्ठा होना पड़ेगा। विनोद जी, सेकुलर 90% लोग हैं हिंदुस्तान में, प्रॉब्लम यह है कि वो इकट्ठे नहीं होते, और 10% जो फिरका परस्त है वो इकट्ठे हैं, तो उस वजह से 90 भी डैमेज होते हैं, 90%। तो आज जरूरत है जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश देने की कि सेकुलर फोर्सेस आपस में इकट्ठी हुई हैं और फिरका परस्त के खिलाफ है वो। अब इनकी प्रॉब्लम यह है कि दो चीजें इनकी प्रेस्टेज बनी है, एक इनका अयोध्या वाला वो था, वो तो हार गई है। अब जम्मू कश्मीर इनकी ये एक प्रायोरिटी बन चुकी है, जैसे तैसे हो यहाँ कोई मतलब सीट नहीं थी, वो शायद फैजाबाद तो थी, मतलब अयोध्या में वो था ना उसमें जी। तो अयोध्या वाली जब जिसको हम मतलब एकदम उसको समझ लाते हैं ना लोग, तो उसमें इनको लग गया कि भाई हमारी हार। चलिए अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। मंदिर लीक हुआ, पार्लियामेंट लीक हुई, बाल्टियां लगानी पड़ी। मैं ये कह रहा हूँ अंग्रेजों की बनाई हुई पार्लियामेंट, आज तक उसमें पानी नहीं आया, कितने साल हो गए। तो इसके आज ये बताओ कि इन्होंने बनाई हुई रिश्ता और वो दूसरे तीसरे जो भी ड्रामे किए हुए हैं, लोग समझ चुके हैं लीकेज की सरकारें हैं, ये कुछ दम इनमें नहीं है। चलिए राकेश जी, आपसे आपको फिरका प्रस्त बोला, और दूसरा कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये नैरेटिव सेट कर चुकी है, नॉन लोकल वर्सेस लोकल। पहले तो इनको श्री राम मंदिर में पानी टपकने की बड़ी चिंता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने वकीलों की एक बड़ी फौज इकट्ठी कर दी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, और मंदिर बनने नहीं दिया, और भगवान राम 500 साल तक टेंट में रहे, पानी टपकता रहा, ये लोग वहां पर मूक दर्शक बनकर देखते रहे। और इन्होंने, एक मिनट रुक जाइए ना, अभी तालों को छोड़ दीजिए, बीच में मुझे बोलने दीजिए, समय हो गया ना आपका, समय हो गया। अब आ जाइए 371 पे, आप कहते हैं 371 जी वहां पर है किसी, ये हमारा हिमाचल पास लगता है, देखो क्या बर्बादी कर दी इन्होंने वहां पर, लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, और लोगों का प्रोविडेंट फंड जो है उसको गिरवी रख के वहां सुखो सरकार चल रही है, और वो भी किस दिन गिर जाए कोई मालूम नहीं है। रही बात इनके मैनिफेस्टो की, वो वहां पर इस्लामाबाद में बना, वो कैसे पता है गिर जाएगी? मतलब आपका कोई वहां तो नेचुरली जब मैं बताता हूं ना कैसे गिरेगी, अरे लोगों की इसलिए गिर जाएगी क्योंकि लोगों की एस्पिरेशन भी, लोगों की एस्पिरेशन पे, लोगों की सिर पे, अरे सुन लीजिए ना भाई, बीच में किसकी थी, बीच में मत बोला करें, मुझे बोलने देना पहले, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए पहले। ये अगर इनका आ गया मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र इनका इस्लामाबाद में बना है, आपने देखा नहीं है? अरे हम ना करें बात, कहते हैं पाकिस्तान पे बात, जो पाकिस्तान करते हैं, क्यों नहीं करते? धर्म के आधार पर आप लोगों ने एक देश का बंटवारा कर दिया। उसके बाद 1984 में एक परिवार की निष्ठा अपनी प्रदर्शित करने के लिए 14,000 सिखों का कत्ल कर दिया। उसके बाद 1987 आया, 1999 आया, आप लोगों ने यहां पर देखा कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, इन्होंने कुछ बोला नहीं। आज भी जो इनका संविधान है वो कश्मीरी पंडितों की ससम्मान वापसी की बात नहीं करता। ये लोग क्या कह रहे हैं? कहते हैं जेलों से आतंकवादियों को वापस छुड़ाएंगे, पत्थर मारने वालों को हम लोग बाहर लाएंगे, उनको पैसे देंगे, लाखों रुपया देंगे। तो ये चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में शांति बने। प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है जम्मू कश्मीर में शांति लाना, विकास के रथ पर अग्रसर होना, विकास के रथ पर अग्रसर होना, और जम्मू कश्मीर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े। ये चिंता है भारतीय जनता पार्टी की, और यही लेकर हम लोग चुनावों में गए, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके। आप क्या ले गए? 99 लेकर गए हैं। आप क्या लेके गए? कश्मीरी पंडितों को जेनोसाइड लेकर गए हैं। आप क्या लेके गए? वर्ल्ड बैंक को 100 टन आप लोगों ने सोना दे दिया, हमने वापिस आया, ये लेकर गए हम लोग। वो 288 किलो जो सोना उस मंदिर से हुआ है, उसके बारे में भी कोई चर्चा कोर्ट जाइए, नहीं किसने मना किया? जाइए ना कोर्ट में, किसने मना किया? आप लोगों को पता है किसने मना किया? जाइए कोर्ट में। सुनिए मेरी बात, 2014 से 24 तक आपकी सरकार हो, 1 साल और मान लो 11 साल, तो आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया मुझे बताओ। आप तो कह रहे हो हमने किया, आपने क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कुछ किया? बताइए क्या किया?
कहां कश्मीरी पंडित आज है? आज कश्मीरी पंडित आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक डिमांड पूरी 370 का तोड़ा जाना कश्मीरी पंडितों के लिए वापसी के लिए जरूरी था, और आप लोगों का जो भ्रष्टाचार यहां पर था, बैकडोर से एंट्री, युवाओं के अधिकारों को खाना, और यहां पर कश्मीरियों को बरगलाना और उनको भारतवर्ष के साथ जोड़ने में जो समस्या थी, उसी लिए 370 को तोड़ा गया। नहीं, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जनता सक्षम है, उनको समझ आती है ना जस्टिफाई। कश्मीर में उमर साहब को हराया, वहां पर आपके साथी हैं, पीडीपी को हराया, वहां पर आपके साथी हैं, क्या जस्टिफाई कश्मीरी? अरे सर मेरी बात सुनिए, यही पीडीपी है जिसके ड्यूल करेंसी और ये सेल्फ रूल और कई मुद्दे थे 2000 ये इलेक्शन में, और आपने जाके इनके साथ सरकार बनाई। मैनिफेस्टो था ना इनका पीडीपी का, जिसके साथ आपने सरकार बनाई। आप कैसे धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म की बात ना करें, जाति मानसिकता जो है उसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार बनाई बाप बेटी की सरकार के साथ, तब आप ये बताओ कि उनका मैनिफेस्टो क्या था? जी यही था। देखिए, जब ड्यूल करेंसी की चर्चा की गई थी, सेल्फ रूल की चर्चा की गई थी, तब वो सहयोगी थे कांग्रेस के। ये आपको मान के चलना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, कांग्रेस ने तारीख हमीद कराने कहा, तारीख हमीद कराने उससे पहले था, उसके बाद अलग अलग लड़ रहे थे। जी जी जी। तो ये आपको भी याद होगा कि तारिक हमीद करा ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ड्यूल करेंसी होनी चाहिए, तब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी। इस वक्त हम सीधे आपको बीजेपी हेडक्वार्टर या वार रूम में लिए चलते हैं। या देवेंद्र सिंह राणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा है, ये देखते क्या कहना है उनका। कोई अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, और अगले दिन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस तरीके से भाजपा के साथ कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं। चलिए, कहीं ना कहीं संपर्क उनसे कट गया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से गठजोड़ की बातें की जा रही थी। लेकिन मैं मना साहब से जानना चाहता हूं, मना साहब, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि क्या वाकई जम्मू का हिंदू प्री-53 चाहता है, जम्मू का हिंदू चाहता है कि जो पहले हो रहा था 370-35 से वो वापस आए? विनोद जी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में है शायद बीजेपी वाले। ये मुझे बताइए, जम्मू के रोजगार जम्मू के लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दर्शक खुद ये फैसला करें। जम्मू की जमीन जो है उसके ऊपर पहला हक हमारे जम्मू के नागरिकों का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहां पे कोई भी काम हो उसके ऊपर पहला हक यहां के जम्मू के ठेकेदारों का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहां पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट निकले उसके ऊपर पहला हक जो है यहां के लोगों का, मेरे यहां के बच्चों का, नौजवान बच्चे हैं उनका होना चाहिए नहीं। जहां आप बाहर से लेके आ जाएंगे। हमारे यहां पे 4 यूनिवर्सिटी हैं, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता समझाएंगे इस बात को कि 4 यहां पे यूनिवर्सिटी हैं। एक भी आदमी क्या हमारा जम्मू का इतना काबिल नहीं था कि उस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन सकता? सिर्फ क्या करते हैं सियासत। अब ये पाकिस्तान की हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लोकल थे, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। आज की बात कर रहा हूं कि ये यहां का, मुझे सिर्फ इतना बताएं, यहां का कोई भी बच्चा, कोई भी प्रोफेसर इतना लायक नहीं था कि वो वहां पे वाइस चांसलर बन सकता। मुझे इतनी बात बताई जाए, इधर उधर नहीं बरगलाया जाए, इधर उधर मत उसको टर्न किया जाए। ये कहते हैं इस्लामाबाद में मैनिफेस्टो बना। हमारा मैनिफेस्टो जनाब इसी JNK में बना है, और हमारे मैनिफेस्टो में ही मुद्दों की बात की गई है। हमारे मैनिफेस्टो में ही नंबर 1 ये रखा गया है कि जो नशा है, जो आपकी इस हुकूमत में नशाबंदी को हम यहां पे लागू करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो आपने बर्बाद कर दिए। हमारे मैनिफेस्टो में ही ये लिखा गया है 12 सिलेंडर हम फ्री देंगे। हमारे मैनिफेस्टो में ही ये लिखा गया है कि हम जो 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे। हमारे मैनिफेस्टो में ही फ्री सिलेंडर का दिया गया है। हमारे मैनिफेस्टो में ही जो जनता है, जो लेडीज हैं, उनको फ्री बस सर्विस दी जाएगी। आपके पास तो अभी मैनिफेस्टो बनाने के लिए मुद्दे ही नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने 10 सालों में किया क्या है? अभी तो कल भी यहां पे लग रहा था कि सुजमा में मिलिटेंसी हुई है। ये जम्मू के एकदम यहां से
आधा किलोमीटर होगी, लेकिन बाद में चलो शाम को कुछ और क्लियरेंस, कुछ और स्थितियां आ गई, कुछ और क्लियरेंस आ जी। गई। तो क्या दिया है आपने 10 सालों में? मिलिटेंसी। अब पाकिस्तान करेंगे, इस्लामाबाद करेंगे, 370 करेंगे। 370 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब, मैं पहले भी कह रहा हूं, 100 साल के लिए लड़ेंगे, और जब तक 370 हमारे बच्चों को हमारा हक नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। आपने ये टारगेट तय किया है? बिल्कुल टारगेट 100 साल का मैं बताना चाहता हूं, स्पैन दे रहे थे, 100 साल का स्पैन दे रहे हैं। 100 साल जी। इस सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफा पहले विद हेल्ड किया है 370 को, ठीक है ना? तो हम लड़ेंगे जनाब, ये लड़ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना हक है, और यहाँ की जो आबादी है उनका लड़ना हक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्त सराफ साहब ने, वहां पे आप जनाब, वहां पे हिमाचल में दे देते हैं 371, और यहाँ पे हमारे अपनी जमीनों पे हमारा हक नहीं, यहाँ पे हमारे रोजगारों पे हमारा हक नहीं, हमारे बच्चों का हक नहीं, हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, और बाहर से लाकर आप लोग यहाँ पे ऑफिसर लगा रहे हैं। क्या हमारा यहाँ के लोग इतने नालायक हैं कि उनको यहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? आप पहले बाहर वालों को देते हैं, पहला हक हमारा होना चाहिए, फिर बच जाता है तो बाहर वालों को दीजिए। जी विलक्षण जी, आप क्या कहेंगे? जब जब इनको जरूरत होती है तब तब ये केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते हैं। आपने देखा होगा यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर, MOS एक्सटर्नल अफेयर उमर अब्दुल्ला रहे हैं। जी देखिए, ये जितनी भी राजनीति है ये सब अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से ये सत्ता को मेंटेन रखना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं। आज ये बात करते हैं कि हिमाचल में जगह बाहर वाले नहीं ले सकते, जॉब्स बाहर वाले नहीं ले सकते। मेरा इनसे सवाल है, क्या आर्टिकल 370 हिमाचल में है? क्या आर्टिकल 370 कहता है कि सिर्फ जगह की बात करता है? आर्टिकल 370 बात करता है कि 3 लिस्टें आपकी, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ऑर्डिनरली आपकी जो स्टेट के पास राइट है, सिर्फ स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जो आर्टिकल 370 वो कहता था कॉन्करेंट लिस्ट के पास जो अधिकार है वो J&K की असेंबली के पास होगा, यूनियन लिस्ट की कुछ एंट्रीज को छोड़ के सारी एंट्रीज के पास कानून बनाने का अधिकार J&K असेंबली का पास होगा। जब 2005 में महिलाओं को बराबर अधिकार दे दी गई पैतृक संपत्ति में, तो यही सरकारें थी जिन्होंने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, और 2019 में जब धारा 370 टूटी तो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार मिला। ये कहते हैं 370 का फायदा हुआ, बताइए महिलाओं को कहां फायदा हुआ? 2005 में जब सेंटर ने यह कानून बनाया कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं को बराबर अधिकार मिलेगा, तो आप 2019 तक कहां सोए थे? आपकी सरकारें कहां थी? आप लोगों की सरकारें थी। जो सेंटर में कानून महिलाओं के लिए आए, जो सेंटर में कानून जनता के लिए भलाई के लिए आए, इन्होंने कोई कानून लागू नहीं किया। लेकिन जब सीटें रिजर्व करने की बात आई, जो पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व की गई थी कि सीट्स नहीं बढ़ाई जाएंगी MP की, उसका एक दायरा था, उसका एक वजह थी कि जो स्टेट्स थी वो अपनी पॉपुलेशन कम नहीं करेंगी अगर सीट, क्योंकि सीट्स हैं इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। लेकिन इसीलिए सेंटर ने कहा कि हमने सीट्स फ्रीज कर रहे हैं 2026 बिल्कुल 2026 तक, ताकि स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन कम करें। मुझे बताइए, J&K में तो कोई ऐसा रूल नहीं था, इनको लगा कि हम अपनी सत्ता को बचा के रख सकते हैं, इन्होंने J&K में भी सीट फ्रीज कर दी कि इन सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा। इन्होंने जो कार्य किए हैं, एक भी फायदा इन्होंने 370 का हमें दिया हो तो वो बताएं। कोई 370 का फायदा जनता को नहीं हुआ, महिलाओं को नहीं हुआ, और 370 का अगर किसी को फायदा है तो वो लेजिस्लेटिव पावर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो वाइड पावर्स देता है। जैसे 370 हिमाचल में नहीं है, वैसे ही हम भी जॉब्स की बात करते हैं, जॉब्स प्रोटेक्ट होनी चाहिए हमारे लोगों के लिए, लैंड हमारे लोगों के लिए प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से वो कानून, वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस प्रोविजन को लेकर ये केंद्र सरकार को आंखें दिखाएंगे या भारत सरकार को आंखें दिखाएंगे कि हम अलगाववाद के लिए चलेंगे, हम पाकिस्तान से बात करने की बात करेंगे, कोई आर्टिकल 370 हटाएगा तो कंधा, झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, तिरंगे को। ये बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और ये सरकारें जब तक ये दो अब जो लोग हैं भारत सरकार के खिलाफ चलने वाले, भारत देश के खिलाफ चलने वाले इकट्ठे हो चुके हैं, जनता को अब सचेत रहने की जरूरत है। फिर से कोई बड़ी कार्रवाई ये जनता के खिलाफ और भारत के खिलाफ करने में सक्षम ना हो जाए, इनको हराने की राजीव जी से जानते हैं। मैं एक विनोद जी बीच में विलक्षण जी की बात के साथ एक और बात जोड़ दूं कि 371 अगर हिमाचल प्रदेश में है तो इन्होंने अभी कहा कि वहां हिमाचल में कोई लोग बाहर का आके मकान नहीं बना सकता। अरे प्रियंका गांधी ने वहां इतना बड़ा आलीशान बंगला बना दिया, वहां पर वो बाहर की है कि वहीं पैदा हुई जाकर, आपको कहां पता लगेगा? जब रजिस्ट्री वहां पर सामने है, सब ये पब्लिक डोमेन में है, ये बात आप कहते हैं रजिस्ट्री लेकर आइए। प्रियंका गांधी की बात छोड़िए, नेहरू की पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी थी, आपको पता है, पूरा हिंदुस्तान ही गांधी खानदान का है। समस्या यही है, फ्रीडम मूवमेंट चल रही समस्या यही है कि आप समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान गांधी खानदान का है, यूनिवर्सिटी के जो लेकिन जनता नहीं समझ, ये व्हाट्सएप जनता नहीं, अब धोखे में नहीं आने वाली, जनता झांसे में नहीं आने वाली। उनकी हर जगह प्रॉपर्टी थी, भूखे नंगे नहीं थे, खानदानी लोग थे। 200 करोड़ तो उस समय इलाहाबाद की उसकी वैल्यू थी।
और आज वो 25,000 करोड़ की वैल्यू करता है। तो डोनेट किया, देने का जिगरा चाहिए, हर बंदा नहीं कर सकता। और ये जो आपके दामाद जी तो सारा कुछ ले रहे हैं किसानों से। अरे सर ले आना ना, दामाद जी तो सब कुछ छीन रहे हैं किसानों से। अरे सर यही करके आपने लोगों को भड़काया, बाद में तो भाग खड़े हो गए। पूर्व मंत्री राहुल गांधी तो तारीफ कर रही है, वो कह रही है 10 साल तक तो बोलती रही, आप नहीं बरगला पाए, आज तारीफ कर रही है, आप नहीं बरगला पाए। अब आप भी तारीफ करोगे नहीं समय के साथ। हाँ राजीव जी, 370 को आपने डिल्यूट किया, या बार बार कहते हैं कि बचा ही क्या था जो भारतीय जनता पार्टी, बार बार ये टाल क्लेम करते हैं। आप ही के टेन्योर में मैं बार बार फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी का जिक्र करूंगा, गुरखा बरादरी का जिक्र करूंगा, या फिर वाल्मीकि समाज का जिक्र करूंगा। आप जम्मू कश्मीर को देश से अलहदा रखने में बड़ा ज़्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि बार बार भाजपा ये आरोप लगाती है कि ये 3 खानदान, चाहे वो अब्दुल्ला खानदान हो, गांधी खानदान हो, 6 साल की असेंबली का टेन्योर, मतलब आप क्या साबित करना चाहते थे? हम देश से हटके हैं, ये देश से बड़े हैं। देखिए विनोद जी, ये जो असेंबली वाला आपने कहा ना, तो एक ये असेंबली में बीजेपी वाले भी थे, जब ये पास हुआ तब इनके भी बंदे थे, और मेरे को शायद याद हो 11 बंदे थे इनके। सुनिए 96 में कितने थे? 6 साल का कार्य, चलो मतलब थे ना उन्होंने बाइकाट किया, ना उन्होंने प्रदर्शन किया, तो आप इस जिम्मेवारी से नहीं बचते, जिम्मेवारी आपकी भी थी। छोड़िए, अब आप कह रहे हो गोरखा बरादरी और ये वाल्मीकि समाज, आज अगर इसको मिला है, ये उसी समय के जो आपने कहा ना घिसते घिसते, ये उसी पैटर्न पे आके आज ये निकला है, ये पेच भी निकल गया। तो मैं ये कह रहा हूँ 5 साल हो गए, 5 साल से ऊपर हो गए, बात तो करने दो, 5 साल से ऊपर हो गए। अब इन्होंने उस समाज के लिए क्या रिजर्वेशन लाई, उनके लिए क्या सोचा, उनको क्या रिलैक्सेशन दी? देखो हर जगह बोलते रहेंगे, जैसे पहले कोरोना बोलते रहे, हर डिबेट में कोरोना था, अब फोटो गायब हो गई है, अब कोरोना की बात नहीं करते, इंजेक्शन की बात नहीं करते। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आज ये बताएं कि आपने इनको तो मेन स्ट्रीम में चलो जी ले आए, सब कुछ किया, इन्हीं के लिए 370 तोड़ा, मैं भी खुश हूँ, चलो इनका भला हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब ये 5-6 साल से ऊपर हो गए, इन्होंने उनके लिए क्या बेनिफिट्स लाए, क्या उनको दिया? मतलब वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज और गोरखा बरादरी के लिए क्या किया सेंटर ने? जी देखिए राकेश जी, आपके बड़े बड़े नेताओं की कमिटमेंट्स पब्लिक के बीच में, चाहे डेली वेजर्स से कहा जाए, आंगनवाड़ी वर्कर से कहा जाए, NYC से कहा जाए, रहबरे खेल, रहबरे जरात या रहबरे जो भी है, इनको लेकर क्या पब्लिकली कमिटमेंट करते रहे कि आपको हम न्याय दिलवा के रहेंगे, अब तो चुनाव आ गया, वो आपसे हिसाब भी मांगेंगे। यहाँ तक रहबरे तालीम की बात है, वो इन्होंने लाया, इनके मित्रों ने लाया, और यहाँ जंगलात, मैं वही बात कर रहा हूँ, वो इन्होंने लाया, इनके मित्रों ने लाया, और जहाँ PhD किए हुए हमारी बच्चियां और PhD किए हुए हमारे स्कॉलर्स जो थे, उनको 1500 रुपए पे लगा दिया। ये इनकी हकीकत है। उसके बाद आप आ जाइए, अब आप कहते हैं कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, ये POJK के जो रिफ्यूजीज हैं, 5.5 लाख की उनकी मदद। उसके बाद यहाँ मालिकाना अधिकार अब दिए उनको, भारतीय जनता वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को वो मालिकाना अधिकार अब दिए। अच्छा, उसके बाद सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूँ, 2.5 लाख किसानों को यहाँ किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, और सम्मान के साथ मिल रहा है। बीच में कोई इनकी तरह जो दिल्ली से पैसा चलता था, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो वहां पर 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने नहीं कहा, पब्लिक डोमेन में है ये बात, हम नहीं कह रहे इसको। उसके बाद 79,000 लोगों को यहां पर आवास योजना के अंतर्गत मकान मिले। ये विकास दिखाई नहीं देता इनको, क्योंकि इनके मकान नहीं ना बने, गरीबों के मकान बने, गरीबों के लिए शौचालय बना, गरीबों के लिए सड़कें बनी, गरीबों के लिए IIMs बने, उनके बच्चे वहां पढ़ सके, उनके लिए सब कुछ बना, इनके लिए नहीं बना। इन्होंने भ्रष्टाचार किया। कहीं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का पैसा ले लीजिए, कहीं बाकी जितने भी घोटाले करे वो इन्होंने करे। अब उनका जनता जब हिसाब मांग रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। मैं इसीलिए कहता हूं कि भारत की जनता के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता ये भी हिसाब मांग रही है कि आपने पब्लिकली सबको कहा था, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर आप कहते थे हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी बात हो गई है, कमेटी बन गई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। हम उसी जमीनी सतह पर अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है, मुख्यमंत्री हमारा होगा। जो बाकी इश्यूज हैं, जो आप ले लीजिए, जो जिनका ये जो है डेली वेजेस का इशू है, पहाड़ इन्होंने इकट्ठा किया, सर पर हमारे डाला, और भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है उन लोगों के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये जो मुद्दे लंबित पड़े हुए इनको सुलझाया जाएगा, और बाकी जम्मू कश्मीर जो है उसमें स्थायी शांति के लिए काम किया जाएगा। यही प्रधानमंत्री जी का सपना है और यही भारतीय जनता पार्टी। मना साहब, आप में ये बताइए, जो उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि राम माधव
जो जम्मू कश्मीर मामलों में चुनाव प्रभारी हैं, उनका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ संपर्क है। विनोद जी, राम माधव जी का क्या चरित्र रहा है ये सब लोग जानते हैं। इन्हीं के एक जो राज्यपाल थे, उन्होंने उनके ऊपर क्या इल्जाम लगाए हैं, अब ये बात की जाए तो पर्सनल हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ, मैं डोगरी में कहूँगा, कुछ ना कुछ सुल्लू गुल्लू तो था ही, ठीक है ना, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आगे क्या है, क्यों उनको यहाँ पे फिर से दोबारा से लाया गया है, ये भी एक सोचने वाली बात है और प्रश्न चिन्ह भी लगता है, तो उसमें लगाना भी चाहिए कि क्यों वो जिनको एकदम हाशिया पे डाल दिया गया था, अब उनको उठा के दोबारा से क्यों लाया गया। तो हो सकता है ये कुछ ना कुछ कर रहे हों। लेकिन मनाज साहब, आप ये भी आप पर आरोप लगता है कि सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आप तो ब्लेम करते हैं कि महबूबा मुफ्ती या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाथ मिलाया, उसकी वजह से 370 जाता रहा, 35 से रिपील हो गया। देखिए विनोद जी, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना, वो वाजपेयी का युग था। वाजपेयी जी आदरणीय है जी, और आज जो बीजेपी है ना, इनके साथ कोई हाथ मिला के राजी नहीं है। जिनके साथ ये 4 साल सत्ता में रहे थे ना, उनको भी इन्होंने छोड़ दिया, जब नहीं जरूरत पड़ी तो उनको भी छोड़ दिया। जिनको इलेक्शन से पहले कहते थे कि पिता और पुत्री हैं, जिनको ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं यहाँ पे जनाब, पिता पुत्र पे भी लगाते थे वो, ठीक है ना, पिता पुत्र पे भी लगाते थे। जब इनको जरूरत पड़ती है उस तरफ ये चल पड़ते हैं। इनकी छोड़ दीजिए बातें, क्या इनके कहना है इनको, क्योंकि मैं इनको लाना चाहता हूँ कि ये मुद्दों पे आए ना जनाब। ये डेली वेजरों की बातें करते हैं, बताइए ना इनको 10 साल इनकी डबल इंजन सरकार रही, क्यों नहीं इन्होंने पक्के किए। ये कहते हैं हमारे पे गन डाल दिया, अगर गन डाल दिया तो फिर आप आगे क्यों पक्के करेंगे। आप ये बात करिए ना, दर्शकों को बताइए। आप उन डेली वेजरों को गंद कहते हैं जो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। अगर नहीं कहा, चलो चलिए मैं वापस लेता हूं। लेकिन अगर उन डेली वेजरों को आप हमारे अपने ऊपर लेते हैं, एक बोझ लेते हैं, तो फिर आप आगे कैसे पक्के कर देंगे। 10 साल पहले तो आपने किया नहीं, बताइए ना, उसको पक्के करिए ना जनाब। आप कश्मीरी पंडितों के बड़े हिमायती हैं, मुझे बताइए कश्मीरी पंडितों के लिए आपने 10 साल में डबल इंजन की सरकार में क्या किया, जो अब आप ऐसा चमत्कार कर देंगे जब आपको 5 साल की सत्ता मिलेगी। ये सिर्फ सत्ता के लिए अब आप गिमिक्स खेल रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। विलक्षण जी, कांग्रेस कहती है कि कुछ हमारी मजबूरियां रही, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जिन लोगों को हम टिकट नहीं दे पाए वो कार्यकर्ता नाराज हैं। तो ये कैसा है, क्या आपको लगता है कि एक पार्टी का वोट दूसरे पार्टी के उसको जा सकता है, उम्मीदवार को? देखिए, जैसे मैंने पहले बात की, इन दोनों को एजेंडा अपना क्लियर करना चाहिए कि ये एजेंडा क्या लेके जा रहे हैं। ये लोगों को अपना एजेंडा क्लियर नहीं कर रहे। धारा 370 के ऊपर आपने भी इनसे पूछा, कांग्रेस वालों से, कि आपका क्या है, इन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। प्री 1953 स्टेटस पे इन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। स्वायत्तता ऑटोनॉमी पे इन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जनता को ये नहीं बताना चाहते। इससे साफ मतलब है कि इनका एक ही तरीका है कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने की हैं जिसको ये छुपाना चाहते हैं। एक तरफ से मेरा बीजेपी वालों से भी सवाल है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, आपके अभी आपने कहा ये सारे लोग करप्ट हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती जेल से बाहर कैसे हैं। तो अगर इनकी करप्शन है तो जेल के अंदर होने चाहिए थे। ये जेल से बाहर कर क्या रहे हैं अगर ये करप्ट हैं। कहीं हम सुनते थे जी वो फारूक अब्दुल्ला साहब की कोठी जंगलों में है, हटाई जाएगी, तो वो हमने देखा बुलडोजर चले भाजपा सरकार में तो गरीबों के ऊपर चले। मीटर लगे, स्मार्ट मीटर आपने लगा दिए, गरीबों को लाख लाख का बिल आपने दे दिया। डेली वेजर्स आपने रेगुलराइज नहीं किए। जो सैंड बजरी चाहिए थी उसका माफिया आज आ गया। जो लोगों को 700 रुपये ट्राली में मिलता था 7000 ट्राली में मिल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स आपने लोगों के ऊपर लगा दिया। जब धारा 370 हटाएगी, हम पूरे उसके हिमायती हैं जो अमेंडमेंट उसमें की गई। लेकिन जब मेरा कहना है कि जब बड़ा ऑपरेशन किया जाता है उसके बाद कुछ रिलीफ्स दिए जाते हैं, बंदे को अलग से रखा जाता है, तो कुछ रिलीफ्स J&K के लोगों को चाहिए थे, खास करके जम्मू के लोगों को चाहिए थे, जैसे जॉब में उनकी प्रोटेक्शन। क्योंकि आज जम्मू के युवा का कंपटीशन ना केवल कश्मीर से है, पूरे हिंदुस्तान से है। तो कुछ वर्षों के लिए हमें प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए थी कि युवा जो जम्मू का है वो एकदम से उनका कंपटीशन पूरे हिंदुस्तान के साथ ना हो। और हम क्योंकि हम कहते थे 90% नौकरियां कश्मीर जाती हैं, 10% जम्मू को मिलती है, तो जम्मू के युवाओं को रोजगार में जो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी जो नहीं दी गई। इस तरीके से जब आप देखें, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे आप बीजेपी ले लीजिए, ये सब लोग किसी ना किसी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं और बड़े बड़े इश्यूज में लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि प्राइमरी बात ना हो सके। जैसे मैं विडो पेंशन की बात करता हूँ, 1000 में विडो पेंशन में कैसे गुजारा हो सकता है ये बताएं।
आप बात करते हैं ये जो बिल्कुल गरीब आदमी उसको 1 लाख रुपए का बिल आता है, वो कहां से देगा? तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी सरकार की बनती है। जो हमारा गरीब तबका है, जो रहना जिसके लिए मुश्किल है, हम उसके बारे में भी बात करें। बड़े बड़े मुद्दों से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे ब्रेन में देते हैं, उसके अलावा जो जैसे हॉस्पिटल्स में आपकी रिक्वायरमेंट है, अच्छी सुविधा हो, आपके स्कूल्स ले लीजिए, करोड़ों रुपए का आपका खर्चा आ रहा है एक साल का। एजुकेशन और हेल्थ 2 मेन सेक्टर्स है जिन पर काम करने की आवश्यकता है। आप देख लीजिए 1-1 लाख रुपया टीचर की सैलरी है, लेकिन जो स्कूल्स हैं वो क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट नहीं कर रहे, वो पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है। इस वक्त जरूरत है कि हम सभी पार्टी मिलकर आप कुछ ऑब्जेक्ट कर रहे थे, क्वालिटी आप कुछ ऑब्जेक्ट कर रहे थे। मुझे विलक्षण जी क्या बात करते हैं, कुछ शायद मुझे कंफ्यूजन हो रहा होगा। पहले ये कह रहे थे कि नहीं जनाब 370 नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अब कहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। बाकी ये चिंता नहीं करें हमारे अलायंस की जनाब, हमारा अलायंस हुआ है और मजबूती के साथ हुआ है। एक मिनट सुन लीजिए ना, जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था ना, तब मैं नहीं बोल रहा था। अब आप जरा सुन लीजिए ना, आराम से सुन लीजिए। आप आर्टिकल 370 जब आपकी बारी, ठीक है आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए विलक्षण जी, आप बोल लीजिए। आर्टिकल 370 आप बोल लीजिए ना, मैंने कहा आप बोल लीजिए। जब आपकी बात हो जाती है फिर मैं बात करता हूँ ना, सिर्फ लैंड और उससे जोड़ के लोगों को दिखाते हैं। विलक्षण जी जब मैं बात कर रहा हूँ, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा, बिल्कुल सुन रहा था ना, तब आराम से आप भी आराम से सुनिए, सुनने का मादा भी रखिए, ठीक है। तो जब हमारा अलायंस हुआ, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी ने सत्ता में आना है। जहां तो यहां पे डिक्टेटरशिप लगा दीजिए। कैसे कहते हैं कि ये सत्ता में आना चाहते हैं? सत्ता में आना हर किसी का डेमोक्रेसी में राइट में, और इनको पता है, बीजेपी वालों को पता है, इनको पता है कि हाँ ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ये अलायंस हुआ, ये अलायंस जो है सत्ता में आएगा, इसलिए घबरा रहे हैं। बाकी रहा यहाँ की जनता का फिक्र है। बाकी रहा हमारे अलायंस का मैनिफेस्टो अगर अलग अलग भी है तो हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके तहत काम करेंगे, चिंता नहीं करें किसी बात की, ठीक है ना। हम चलिए हमारे रकेश जी बोलना चाहते हैं, शायद मेरी किसी बात की बातों में बड़ा विरोधाभास झलक रहा है। उन्होंने पहले कहा कि हमने गठबंधन किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं हरा सकते हम लोग, ये कहा इन्होंने। नहीं मैंने तो बिल्कुल कहा, आपने कहा आप इसको, इन्होंने भी कहा कि फिरका प्रस्ताव को रोकना है, फिरका प्रस्ताव। दूसरा अब आ जाइए कांग्रेस के हमारे मित्रों पर, वो कहते हैं कि सेक्युलर लोगों का ये गठबंधन है। मुझे ये सेक्युलर की परिभाषा भारतवर्ष में समझ में नहीं आती, खास करके कांग्रेस के राज में तो समझ में नहीं आई। सेक्युलर का मतलब यहाँ धर्मनिरपेक्ष, किसी एक पंथ की नहीं, सबका सम्मान करना। लेकिन जब सनातन की बात आती है, इनको ये कहाँ चले जाते हैं, वहां पर तब इनका सम्मान चला जाता है। आपने इसी कांग्रेस ने दिवाली वाले दिन वहां पर क्या किया सनातनियों के साथ? आपने किसको गिरफ्तार किया उस दिन? जवाब दीजिए ना। सुनिए पंत जी, स्पोक्समैन साहब मेरी बात सुनिए। बातों में पहले आपने बात की राजीव गांधी जी की कि वो कहते 1 रुपया चलता है नीचे 10 आता है। उन्होंने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, ये सबको पता है। राजीव गांधी जी को वर्ल्ड में स्टेट्समैन का दर्जा था, वो सच बात करते थे, चोरी चकारी नहीं करते थे, और मन की बात पब्लिकली करते थे। सुनिए परसों विनोद जी मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी का मन की बात, आप हैरान होंगे 4100 लोगों ने देखा है, सुना है, और ये स्ट्रीम गिर गया, सुन नहीं रहे पूरे। आप चेक करो, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, 4100 लोग जब इन्होंने शुरू किया था 24 में 10 लाख लोगों ने देखा था, आज 4100 4100। तो मेरा कहने का मतलब आपकी बातों पे आपको यकीन नहीं कर रहा, ये चुटकले, ये घोषणाएं, ये कहीं पब्लिकली प्लानिंग कमीशन ने कह दिया। सुनिए 29 हमारे पास बजट 12 घोषणाओं का है, 29 घोषणाएं हम कहाँ से लाएं? कहीं स्कीम नहीं पूरी हो रही, कहीं उद्घाटन कर दिए। आप कह रहे हो गरीब को मकान दिया, शौचालय दिया, महंगाई की मार दी, गरीब रोटी से गया। जब कुछ खाएगा तभी तो शौचालय जाएगा जी, उसको खाने के लिए कुछ नहीं। ठीक है हमने कहा विलक्षण जी, देखिए जहां तक स्टोलमेल्टर्स का आपने सवाल उठाया, जो सारे इनके मुद्दे हम प्रमुख बिंदु जो है धारा 300, आप ये लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं क्योंकि लगातार इनकी सरकार रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम एनसी और कांग्रेस की सरकार जेएंडके में रही है। तो क्या ये हमें दे पाए हैं, जनता को क्या दे पाए हैं? कुछ भी नहीं दे पाए। एक तरफ से सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ से कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर से खदेड़ देते हैं, और टारगेटेड किलिंग जो कश्मीर के अंदर होती है, इसके खिलाफ कोई भी इनकी आवाज़ हमने नहीं सुनी। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, उनको उधर मारा जाता है। अब आर्टिकल 370 की बात करते हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं ये कह रहे थे कि आर्टिकल 370 से ये लैंड को बचाएंगे। जहां जहां लैंड की प्रोटेक्शन
क्वेश्चन है क्या आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 को पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले आर्टिकल 370 अगर ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाए तो आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। आज एम्प्लॉय जाता है, रिट में फाइल करता है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की बात करता है, तो अगर आर्टिकल 370 ओरिजिनल फॉर्म में आता है आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं है, आपको जो रिजर्वेशन दी गई है वो नहीं है। ये उस 370 को लाना चाहते हैं जिसमें कोई फंडामेंटल राइट लोगों के पास नहीं होगा। जितनी डिक्टेटरशिप ये चलाना चाहेंगे चला सकेंगे, और हाई कोर्ट ही लास्ट रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल भी हमें अप्लाई नहीं करेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज हमें अप्लाई नहीं करेंगी, और ये चीजें अब वापस नहीं आ सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है। और ये जो पार्टीज हैं आप देख लीजिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास कितने एमएलए, 100 समथिंग एमएलए है, इनको कब कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे और ये सरकार बनाएंगे और तब जाके आर्टिकल 370 को तोड़ेंगे। और दूसरा, मैं जनता को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप इस बुलेखे में मत रहें कि आपका जो 370 कांग्रेस तोड़ वापिस लाएगी। क्यों वापस नहीं लाएगी? सबसे पहली बात है 1953 से पहले आर्टिकल 370 अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में लागू था। तो इनसे पूछिए, शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में नेहरू साहब ने डाला। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1954 प्रेसिडेंट का किसने लाया? धारा 370 को यूज करते हुए पूरे का पूरा संविधान जेएंडके में लागू किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। आज वही कांग्रेस कहती है कि हम 370 को लाएंगे। मेरा इनसे सवाल है, कौन से वाले 370 को वापस लाएंगे? ये 1953 से पहले वाले 370 को वापस लाएंगे या नेहरू साहब ने जो 370 हमें दिया वो वाला 370 वापस लाएंगे? आप पढ़ के आइए ना, नेहरू साहब ने ही डाइल्यूट किया है 370 को, जो बचा कुछा था वो बीजेपी ने किया है। डाइल्यूशन अगर 370 की सबसे पहले हुई है 1954 में नेहरू साहब के द्वारा, शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में डाल के हुई है। तो आप कांग्रेस वाले बताएं, आप किस 370 की बात करते हैं? शेख अब्दुल्ला के जेल में जाने के पहले वाले 370 की बात करते हैं या जेल में डालने के बाद वाले 370 की बात करते हैं? तो जनता को मूर्ख बनाने का काम बंद कीजिए। ये जो है 370 आप ना वापस ला पाएंगे, ना वापस आएगा, और कोई भी मुझे लगता है मनाज साहब इसका जवाब देंगे। केंद्र को, सरकार को आंखें दिखा सके। 370 जनाब हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, किसी की दी हुई भीख नहीं थी। पहले मैं ये बात सवाल है कि मैं नेहरू साहब नहीं थोड़ा, तो वो कौन से की बात कर रहे हैं आप? 370 जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता नहीं, थोड़ा मेरा सिर्फ ये सवाल है, ये क्लियर कर दें। मैंने कहा आप अगर और बोलना चाहते हैं मेरा टाइम भी आप लीजिए, आप बोलिए, ये क्लियर कर दें। जब मैं बोलता हूं प्लीज 370 क्लियर कर दीजिए। मैं कह रहा हूं आप जब आप बोल रहे हैं आप बोलिए ना, अगर बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। मेरा एक ही है, क्लियर कीजिए आप 317 कौन से वाला चाहते हैं? चलिए नेहरू जी को जेल में डालने से पहले वाला, ये वो हमारे ऊपर रहने दीजिए ना। आपकी क्लियरेंस चाहिए, आपको क्लियरेंस नहीं देनी है। जब हम सत्ता में आएंगे तब हम बताएंगे, तब हम बताएंगे कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सा नहीं लेना चाहते। थोड़ी बताया जाता है, वो हम बताएंगे, वो हम दर्शकों को बताएंगे कौन सा लेना है, जिसमें हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और बाहर के लोगों को रोजगार नहीं मिले, पहला हक उस पे हो। वो 370 हम लाना चाहते हैं। यहाँ पे जो लैंड पे जो हक जो हमारे यहाँ जेएंडके के लोगों का होगा, वो 370 वापस हम लाना चाहते हैं। ये 370 नहीं जो आपने हटा दिया है और बाहर के लोग आके यहाँ पे रूल कर रहे हैं। यहाँ सेक्रेटरीट में आप चले जाइए, सेक्रेटरीट में देखिए जनाब विनोद जी, बाहर के ऑफिसर हैं, एक आदमी आपको जेएंडके का ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो यहाँ की टोपोग्राफी को नहीं समझता है और यहाँ पे हमारे रूल कर रहा है और हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। खत्म करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, आप उसमें है ना, आपने अगर बोलना है मैं फिर से आपको टाइम देता हूं, अगर आप बोलना नहीं, बोलिए बोलिए। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आपने आखिरी वर्कर तक लड़ेगी और जब तक दम होगा तब तक लड़ेगी। कोई ऐसा पक्का रूल नहीं है। 370 अभी तक खत्म नहीं हुई है, उसकी एक क्लास हटाई गई है, ठीक है ना। जब आएगा उसके लिए खंड एक बना बचा है, खंड एक बचा हुआ है, उसके लिए हम लड़ेंगे और जब तक विनोद जी लड़ेंगे, आप चिंता मत करिए जनाब। राकेश जी, सवाल ये उठता है कि आप, अभी भी नहीं दी। हाँ, सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कद को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। अब आपने टिकटें भी वितरित की, लेकिन अब आपके लिए मुसीबत भी बड़ी बनती जा रही, क्योंकि पार्टी बड़ी है, मुसीबत बड़ी हो जाएगी। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, एक मिनट खबर होने तक। ये मनाज साहब कहते हैं 100 साल लड़ेंगे, किसने देखा? नहीं एक मिनट लूंगा आपका, एक मिनट लूंगा जनाब। एक वो नारा था ना, बच्चे दो ही अच्छे,
अब इनका कुंभा जो है बहुत बड़ा हो गया है, तो वो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। शायद बीजेपी ने वो देखा नहीं, इसलिए अब संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, सबका पेट पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप दीजिए। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, क्योंकि ये पिछले 70 साल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और पीडीपी को भी बीच में ये पेट ही तो पालते रहे अपने वर्कर्स का। उन्होंने कहा अभी कि हम वर्कर्स का ध्यान रखेंगे, जनता का नहीं रखेंगे। जनता क्या है, लोगों के इश्यूज क्या है, जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है। जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति होगी तभी बाहर से इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर आएगी। जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति होगी तो बाहर के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। और यहाँ जम्मू कश्मीर में इतने कॉलेजेस का, इतनी यूनिवर्सिटीज का जो बनना है मोदी सरकार में, ये लोग कहते हैं, अभी पीछे बात कर रहे थे कि यहाँ कोई वो वाइस चांसलर यहाँ पर, अरे आपके वाले में, आपके टेन्यूर में कितने लगे पहले वो बता दीजिए, और उसके बाद मैं नाम ले सकता हूं कि कितने लोग यहाँ पर वाइस, अमिताभ मट्टू जी से लेकर कुलबीर सिंह जी तक कितने यहाँ पर वाइस चांसलर लगे, वो भी पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। तो इसलिए अरे छोड़िए, किसी के टाइम में भी थे, लेकिन लोकल थे ना, लोकल थे ना, आपका खाता 2014 से। अरे खाते की बात करिए, ये खाता ही तो सबसे बड़ी समस्या है जो आपको समस्या दे रहा है। ये खाता ही सबसे बड़ी समस्या है जो आपको समस्या दे रहा है। विनोद जी एक बात मेरे को, अच्छा पहले बात, जी बोलिए सुन रहा हूं। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं इंडस्ट्री में बताऊं, हिंदुस्तान में 6.5 लाख इंडस्ट्री वाले इंडिया से क्विट कर चुके हैं। उन्होंने आंकड़े कहां से लाते हैं? सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप सुन भी लीजिए। 6.5 लाख के पहले के बोल रहा हूं, हो सकता है अब 10 हो गए हों। और उस समय वहां की सिटीजनशिप लेनी है तो आपको 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ देना पड़ता है, और वो लिक्विड कैश में। तो इसका मतलब अगर इतने लोग गए हैं तो इतना कैश भी हमारा ट्रांसफर हो चुका है। दूसरी बात यह है, यहां आपके टैक्स इतने भरमार दी हुई है, इंडस्ट्री ऐसी तैसी कराएगी अपनी है। 42% के टैक्स है इंडस्ट्री पे, कैसे इंडस्ट्री कोई चलेगी, कैसे होगा? आप दुबई चले जाओ, दुबई में कोई टैक्स नहीं है। आप ये अफ्रीका चले जाओ, कहीं जाओ, जहां इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। आज दुबई में आप जाके देखो, सर्च करो, कोई इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं है, कोई रजिस्ट्री पे टैक्स नहीं है, उसमें नहीं है। क्यों? वो उनको क्या, उनको टैक्स की प्रॉब्लम, विकसित देश हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो है सर्कुलेशन में मनी चले। उस वजह से अभी मैं वही बता रहा हूं, आपके अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर आपका प्रॉफिट है तो भाई साहब 42% आपको टैक्स देना है। क्या कम वो करेगा? और ये जो बजट आपने देखा, इसमें अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो गवर्नमेंट कहती है भैया 25,000 रुपया तुम कमा लो महीना, इसके ऊपर अगर तुमने कमाया तो हम हकदार हैं जी। यानी एवरेज बंदा 25,000 की औकात पे रहेगा, अगर उससे ऊपर वो कमाता है तो गवर्नमेंट आ जाएगी बीच में। तो इस तरह से नहीं इंडस्ट्री चलती मेरे भाई। इंडस्ट्री के लिए बड़ी पॉलिसियां लानी पड़ती हैं। आप कभी मेरे साथ बैठेंगे तो मैं इसमें और विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा कि इंडस्ट्री फेलियर क्यों हो रहा है, क्या कारण है फेलियर के। एक तो इंस्पेक्टर राज है, बाहर की कंपनियों ने अपने कई इंडस्ट्रियां बंद कर दी। क्यों? राजीव जी ये नया नहीं आया, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके जहन में या कांग्रेस के, कांग्रेस की डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म, कांग्रेस की बात सुनिए विनोद जी, मेरी बात सुनिए। अगर इनको लाया, बदलाव के लिए लाया ना, तो इन्होंने हमसे भी बुरा कर दिया है। चलो आप ये तो मानते हैं कि आपने पूरा कर दिया था, ये आप मानते हैं। अगर टाइम है तो मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद हमारे कूड़े की यहाँ तक बात है, वो आप संसदीय चुनाव में देख चुके हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव में रामचंद्र जी, चलिए आप, बारिश नहीं हुई थी, बरसात हुई होती ना, जमानत जब्त होनी थी कि आपने कूड़ा करा। अरे जमानत जब्त होनी थी। अरे रामलला का मंदिर सारा लीक हो गया, सड़कें देखी, सबने देखी। इसीलिए आपको गठबंधन करने की जरूरत पड़ रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी और सरेंडर करिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने 31 सीटों पर, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। ये आपको क्या प्रॉब्लम है? लूट की अंडरस्टैंडिंग। नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम? आपने जिनके साथ की, मैं टीवी पे नाम नहीं ले सकता, मैं टीवी पे नाम नहीं ले सकता। आपका रिकॉर्ड बताऊंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ है, वो आपका रिकॉर्ड बताऊंगा आपको। चलिए राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, लक्षण जी आप भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश पंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक विषय था जो रह गया अधूरा, ये मैं चाहता था कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा, सेक्युलरिज्म की परिभाषा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी या बाकी दीगर जमातों को एटलीस्ट क्लियर करनी चाहिए। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।